चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। नमस्कार साथियों, मैं बलराम सिंह आप सभी मित्रों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वह टॉपिक है रस, सेंटिमेंट्स। तो यह जो रस है, रस के विषय में हम आज देखेंगे। स्पेशली उसकी जो परिभाषा है, उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे। फिर रस के जो अंग होते हैं, अंगों में जो 4 भेद होते हैं, जैसे अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इन चारों अंगों को अपने तरीके से खूब अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अभी जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत एक कविता से की। तो कविता मैंने गाया। मैं इस कविता को गाते वक्त अपने अंदर मैंने एक बहुत अच्छी अनुभूति की। मतलब कि हमने जो कविता गाई, उस कविता को गाते वक्त हमको बहुत आनंद आया। आपने सुना, हो सकता है आपको सुनते वक्त आनंद आया हो। मान लीजिए अगर आपको आनंद नहीं आया होगा तो हो सकता है आपको हंसी आई हो। हंसी नहीं आया होगा तो हो सकता है आपको क्रोध आया हो। मतलब कोई न कोई आपके अंदर मेरी कविता से कोई न कोई रिएक्शन तो हुआ ही होगा। तो वह जो रिएक्शन हुआ या जो वह मतलब कि आपके अंदर जो एक भाव पनपा, उसी को हम साहित्य में रस कहते हैं। तो देखिए, इसी को हम साहित्यिक भाषा में कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको हम समझाते हैं साहित्य की भाषा में। कह रहे हैं रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, इंजॉय। फिर कह रहे हैं काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो मैंने आपको यही बताया कि हमने जो काव्य को पढ़ा तो हमें पढ़ते वक्त जो अनुभूति हुई और आपको जो सुनते वक्त अनुभूति हुई, तो जो मुझको अनुभूति हुई मेरे लिए आनंद हो गया, जो आपको अनुभूति हुई आपके लिए आनंद हो गया। इसी आनंद को ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो ये तो बात हो गई हमें रस की परिभाषा को अपने शब्दों में समझने की। लेकिन जब हम किसी एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ पॉपुलर क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो यह जो रस है, रस के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि आचार्य भरत मुनि द्वारा दी गई है। तो उन्होंने जो परिभाषा दी है, एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है कि या तो आपको परिभाषा देकर के नाम पूछेगा कि यह परिभाषा किसने दी है, या फिर उनका नाम दे करके फिर आपसे पूछ लेगा 4 ऑप्शन दे करके कि इसमें कौन सी परिभाषा भरत मुनि की है। तो देखिए, हम आपसे चर्चा करते हैं। नंबर 1, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो आचार्य भरत मुनि की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ये मिल करके जिस रस की उत्पत्ति करते हैं, या यही मतलब कि तत्व मिल करके रस की उत्पत्ति करते हैं। ओके, अब ये बात हो गई किसकी, भरत मुनि की। अब देखिए, एक मेरा अपना स्वयं का एक्सपीरियंस है। एक और परिभाषा है जिसको बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। वह परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो यह किसकी परिभाषा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह किसकी परिभाषा है? तो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए यहाँ पे मैंने नेम बता रखा है, यह आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है।
तो मैंने 2 परिभाषाओं की बात की। आप इसको गहराई से पढ़ेंगे तो और भी आचार्यों की परिभाषा आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अदरवाइज मिनिमम कम से कम आपको 2 परिभाषा तो पता ही होनी चाहिए। अब देखिए, यह जो परिभाषा है भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे यह नहीं पूछा जाएगा तो हमको पूरा विश्वास है कि यह पूछा जाएगा। और इसके लिए दिमाग में मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, इसको आप दिमाग में रखिएगा। यह है सूत्र विवा। तो जो लोग जैसे यूपी से हैं या जो लोग स्पेशली वाराणसी साइड के हैं, तो विवा एक ब्यूटी पार्लर है, बहुत फेमस है वाराणसी में, विवा। तो वी से हो गया आपका विश्वनाथ और व से हो गया इनकी जो डिफिनीशन है जो शुरू हो रही है कहाँ से, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसको दिमाग में रख सकते हो। कभी भूल भी जाओगे तो अगर दिमाग में रहेगा वी व है तो आप इसको मैच करा करके फिर से इसको याद कर सकते हो। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। तो हमारी जो बात हुई अभी डिफिनीशन की बात हो गई, रस की परिभाषा की बात हो गई। अब देखिए, हम जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है रस के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटिमेंट्स, रस के अंग। जैसे हम एक जो मतलब मानव होते हैं, तो मानवों के पास जैसे हाथ, पैर, जीभ, नाक, कान हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं, वैसे ही यहाँ जो रस होता है, रस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, 4 तत्व होते हैं, 4 अंग होते हैं या 4 अवयव होते हैं। तो देखिए, 4 अवयव में जो हम पहले अवयव की चर्चा कर रहे हैं वो है आपका अस्थाई भाव। तो पहले हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, चारों कौन कौन से हैं। नंबर 1 क्या हो गया, अस्थाई भाव। नंबर 2 क्या हो गया, विभाव। नंबर 3 क्या हो गया, अनुभाव। और नंबर 4 जो है उसको संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो इसको अच्छे से ध्यान देना कि संचारी कहें चाहे व्यभिचारी कहें, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस वजह से अगर इसमें जब कन्फ्यूजन होता है तो हम 5 भाग बता देंगे। तो हमें पता होना चाहिए संचारी भाव व्यभिचारी भाव दोनों एक ही है। अब देखिए, पहला जो है उसका नाम बताया गया अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव कहते किसे हैं, अस्थाई भाव का मतलब क्या है। तो देखिए कर रहे हैं, काव्य में 9 भाव मुख्य माने जाते हैं। काव्य में कितने भाग माने गए हैं, 9 भाग मुख्य माने गए हैं। और ये सभी भाव सुप्त अवस्था में मतलब सोते हुई अवस्था में हमेशा हृदय में रहते हैं। 9 भाव मुख्य हैं और 9 भाव हमारे अंतरात्मा में, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में हमेशा सोती हुई अवस्था में रहते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, ये भाव कभी छिपते नहीं हैं। मतलब एक भाव जो है ना, छिपने का मतलब ये है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते हैं। हमेशा जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक ये 9 भाव आपके साथ रहेंगे। तो फिर क्या कहें कि ये भाव कभी छिपते नहीं हैं, न ही समाप्त होते हैं, अतः इन्हें अस्थाई भाव कहा जाता है। तो हमारे अंदर के 9 भाव बताए गए, संख्या इंपॉर्टेंट है, 9 रस माने जाते हैं मेन रूप से, और 9 रस के 9 अस्थाई भाव। और करेक्ट हमारे अंदर जो ये अस्थाई भाव हैं ये चूँकि कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे ही परिस्थितियाँ हमारी अच्छी बुरी होती हैं, उन 9 भावों में से या 9 रसों में से कोई न कोई रस हमारे ऊपर आकर के राज करता है या परिलक्षित होता है, दिखता है। तो ये बात हो गई अस्थाई भाव की। नंबर 2 है विभाव। अब देखिए, विभाव किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझने की आवश्यकता है। विभाव से ही लोगों को कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। अभी अस्थाई भाव में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन विभाव को समझिएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन होने लगता है मैक्सिमम लोगों को। तो आइए देखते हैं विभाव कहते किसे हैं। रस की अभिव्यक्ति का कारण विभाव कहलाता है। रस की अभिव्यक्ति का जो कारण होता है वही विभाव कहलाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रस की अभिव्यक्ति होती कैसे है। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं क्या हो गया, मैं गायब हो गया। अब यहाँ पे पूरा स्थान खाली हो गया ना, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है। तो सपोज मैं आ गया,
तो अभी देखिए आपको एक कैरेक्टर मिल गया, आपको एक कैरेक्टर मिल गया। अब हमें खुश होने के लिए या हमें दुखी होने के लिए या हमें आश्चर्यचकित होने के लिए, मतलब कि हमारे अंदर जो 9 अस्थाई भाव हैं, उन 9 अस्थाई भाव को जगाने के लिए कोई न कोई हमें एक, कह सकते हैं कि एक अलग पर्सन चाहिए, तभी जा कर के, या कोई हमको एक अलग वस्तु चाहिए, कोई न कोई हमें एक कैरेक्टर और चाहिए, तब जा कर के रस पैदा होगा। चाहे प्रेम का रस पैदा हो, चाहे घृणा का रस पैदा हो, चाहे आश्चर्य का रस पैदा हो, जो भी 9 रस मेन रूप से हैं, उनके लिए हमारे साथ साथ किसी एक और कैरेक्टर का होना ज़रूरी है। जब 2 कैरेक्टर हो जाएंगे तभी रस पैदा होगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि रस को पैदा करने का जो कारण होगा वो 2 लोग होंगे। एक सपोज करिए कि आप हो गए, एक मैं हो गया, या एक मैं हो गया, एक मतलब कि एक नायक हो गए, कोई नायिका होगी। एक नायक होगा, मान लीजिए दूसरा कोई नायक होगा, कोई ज़रूरी नहीं है मतलब कि मेल फीमेल ही हो, लेकिन कम से कम 2 कैरेक्टर का होना ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाव में किसको कहा जा रहा है? जो 2 लोग हैं उन्हीं को विभाव कहा जा रहा है, जिनकी वजह से रस पैदा होगा। अब देखिए फिर बताया जा रहा है, यह जो मतलब कि 2 लोग होते हैं या जो 2 कारण हैं, वो उसके कह रहे हैं कि 2 प्रकार होते हैं। जो विभाव होता है उस विभाव के 2 कारण होते हैं या 2 उसके प्रकार होते हैं। नंबर 1 आलंबन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव। नंबर 1 आलंबन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव। अब देखिए सबसे पहले जब हम इसको आलंबन को समझेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए करें, जो आलंबन है ना, आलंबन के भी 2 पार्ट हैं या आलंबन के भी 2 भेद हैं। नंबर 1 आश्रय आलंबन, नंबर 2 विषय आलंबन। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी भी रस के पैदा होने के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है। तो वही जो 2 लोग हैं उन्हीं 2 लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। एक आश्रय आलंबन, तो आश्रय आलंबन का मतलब ये हो गया कि जिनके अंदर प्रेम पैदा हो रहा है, जिनके अंदर प्रेम पैदा हो रहा है, या जिनके अंदर घृणा पैदा हो रही है, या जिसके अंदर क्रोध पैदा हो रहा है। मतलब कि जो 9 रस हैं, 9 रसों में एक कोई भी रस जिनके अंदर पैदा हो रहा है उनको हम आश्रय आलंबन कहते हैं। नंबर 2 विषय आलंबन, तो विषय आलंबन मतलब किसकी वजह से पैदा हो रहा है। तो हमारे साथ जो दूसरा नायक होगा या दूसरी नायिका होगी या दूसरा मतलब कोई भी जो कैरेक्टर होगा, हमारे अंदर उसी की वजह से यह सब चीज़ें पैदा हो रही हैं। तो जो सामने वाला पर्सन हो गया, मतलब जो सेकंड पर्सन होगा, वह विषय आलंबन हो गया। आई एम फर्स्ट पर्सन, तो जो फर्स्ट पर्सन है दैट मीन्स जिनके अंदर यह प्रेम पैदा हो रहा है, घृणा पैदा हो रही है, उसको हम आश्रय आलंबन कह रहे हैं। तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि आलंबन विभाव क्या है। अब देखिए नंबर 2 कहा जा रहा है, नंबर 2 करें उद्दीपन विभाव। नंबर 2 क्या है? उद्दीपन विभाव। तो देखिए अभी हमने बात की आपसे कि एक नायिका होगी, एक नायक होगा, या 2 कैरेक्टर होंगे। तो 2 कैरेक्टर में जैसे सपोज कीजिए कि हमने मान लीजिए हम नायक हैं, हमारे सामने कोई नायिका है। मान लीजिए मैं नायिका को पसंद कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं नायिका को पसंद कर रहा हूँ। अब देखिए फिर कह रहे हैं कि यह जो मेरे अंदर का प्रेम है, यह प्रेम कब बढ़ सकता है? तो जो बढ़ सकता है उसी को करें उद्दीपन विभाव। दैट मीन्स इसमें बताया जाएगा नंबर 1 पात्रों की शारीरिक चेष्टाएं। मतलब जो दोनों कैरेक्टर हैं, इन कैरेक्टर के द्वारा अगर हम कुछ बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे को कह सकते हैं कि एक दूसरे को
अगर हम किसी भी रस के लिए उत्तेजित कर पा रहे हों, चाहे प्रेम के लिए, चाहे घृणा के लिए, चाहे मतलब कि जो भी हमारे पास 9 रस हैं, उन 9 रसों में हम अगर अपनी बॉडी के थ्रू, अपनी बॉडी एक्टिविटी के थ्रू अगर हम उनको उत्तेजित कर पा रहे हैं तो उसको हम किस में डालेंगे? पात्रों की शारीरिक चेष्टाएं। नंबर 2, बाह्य वातावरण या प्रकृति। तो हम जो उनको उत्तेजित कर रहे हैं तो हम अपनी बॉडी के थ्रू उनको उत्तेजित कर सकते हैं। नंबर 2, बाह्य वातावरण, दैट मीन्स कि ऐसा एनवायरनमेंट हो, जैसे सपोज कीजिए कि जैसे क्या होता है, कभी जब बारिश होती रहती है तो हमारा मन होता है ना पकौड़ी खाने का। तो पकौड़ी खाने का मन क्यों हुआ? इन्वायरमेंट की वजह से हुआ। तो ऐसे ही हमारे अंदर की बहुत सी फीलिंग्स डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर हमें किसी से प्यार करना है, अगर हमें किसी से मान लीजिए अपने प्रेम का इजहार करना है, तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। सपोज जैसे मतलब कि मैं आपसे कर रहा हूँ, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग अगर किसी को मान लीजिए सपोज कीजिए कि प्रपोज कर रहे हैं, तो आप देखो उसका बैकग्राउंड अलग तरीके से दिखाता है। तो कहने का सेंस है कि कुछ चीज़ों को बोलने के लिए, कहने के लिए इन्वायरमेंट का होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। तो वही जो इन्वायरमेंट है उसको हम बाह्य वातावरण में रख रहे हैं। तो देखिए विभाव की जो हमने बात की, विभाव में बताया गया कि रस की अभिव्यक्ति का जो कारण है, जो रस पैदा हुआ, रस किसकी वजह से पैदा हुआ? नायक और नायिका की वजह से पैदा हुआ। तो नायक नायिका को हम किस में रख रहे हैं? आलंबन विभाव में। फिर आलंबन में समझाया जा रहा है कि एक जो जिसके अंदर पहले पैदा होगा उसे हम आश्रय कहेंगे, और जिसको देख करके पैदा होगा उसको हम विषय आलंबन कहेंगे। और फिर कहा जा रहा है नायक नायिका के अलावा उनके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होगा उसको हम उद्दीपन कहेंगे, मतलब जो हमारे प्रेम को उद्दीप्त करे, जो हमारे प्रेम को और बढ़ाए। तो उसको फिर कहा गया है कि उसमें नंबर 1 क्या हो सकता है? पात्रों की शारीरिक चेष्टाएं। पात्रों की शारीरिक चेष्टाएं, तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज की एक्टिविटी होगी उसके द्वारा हम एक दूसरे को, मैंने बताया कि क्या कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं उत्तेजित कर सकते हैं। फिर मैंने इसको क्या बताया? बाह्य वातावरण। तो जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, कभी देखिए मैंने जैसे मैक्सिमम केस में देखा है, लोग जैसे शादी विवाह के बाद अगर जैसे कोई व्यक्ति हनीमून के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा मैक्सिमम केस में कहाँ जाते हैं? पहाड़ी साइड में, जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा हो। तो कहीं न कहीं आप उसको सपोज कीजिए कि वो उस ऐसे एनवायरनमेंट को सर्च करते हैं या ऐसे एनवायरनमेंट को जीना चाहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक वातावरण जो है यह हमारे उद्दीपन के अंतर्गत आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अस्थाई भाव और विभाव के विषय में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जा कर के अपनी बातों को ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं बगैर किसी संकोच के इन चीज़ों का मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि मैक्सिमम टीचर इन चीज़ों को इस प्रकार से बताने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। आइए पॉइंट नंबर 3, अनुभाव। तो देखिए अनुभाव में क्या कर रहे हैं? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं या अनुभाव कहलाता है। अब जैसे एक कहना क्या चाह रहा है या क्या बता रहे हैं, करें मनोगत भाव को, मेरे अंदर क्या है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं अंदर से क्या सोच रहा हूँ, इन सब चीज़ों को हमारा जो शरीर है वह शरीर बताता है। सपोज कि जैसे मैं आपसे कुछ न बोलूं और मेरी आँखों से आंसू बह रहे हों, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं हमें, या मतलब हमें कोई कष्ट होगा। हम आपसे कुछ न कहें और खूब हंसें, खूब लाफ करें, तो आप कुछ न कुछ इमेजिन करेंगे, ये तो पागल हो गया है या बहुत हैप्पी हो गया है। तो मैं मतलब आपसे बोल कुछ नहीं रहा हूँ, लेकिन हमारे शरीर, जैसे सपोज कीजिए कि मुझको खूब अगर पसीना हो रहा है, मैं बार बार पसीना पोंछ रहा हूँ,
तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर मैं ठंडी के मौसम में पसीना पोंछ रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि हमको कोई डर वगैरह है, हमको कोई परेशानी है। अगर हम गर्मी में पसीना पोंछ रहे हैं तो वो मान लीजिए एक नॉर्मल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर हम ठंडी में पसीना पोंछ रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई, आप सोच सकते हो कोई न कोई सिचुएशन अलग है। तो ऐसे हमारे अंदर 8 चीज़ें होती हैं, 8 पॉइंट ऐसे होते हैं या 8 अनुभव ऐसे होते हैं जिनके द्वारा आप हमें रीड कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कुछ नहीं, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज 8 तरीके से बोल सकती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुभवों की संख्या कितनी है? तो मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है, अनुभवों की संख्या 8 है, विभावों की संख्या 2 है, अस्थायी भावों की संख्या 9 है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। अस्थायी भाव 9, विभाव 2, अनुभव 8। ठीक है। अब फिर देखिए कहा गया है कि यह जो अनुभव होते हैं, अनुभवों के रूप कितने हैं? अनुभवों की टोटल संख्या तो 8 है, लेकिन मतलब 8 कितने रूप में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं? इन 8 को वो कितने रूप में आप प्रेजेंट कर सकते हैं? तो बताया गया कि इन 8 अनुभवों को हम 2 रूपों में प्रेजेंट कर सकते हैं, 2 रूपों में एक्सप्रेस होता है। नंबर 1 सात्विक अनुभव, नंबर 2 कायिक अनुभव। नंबर 1 क्या हो गया? सात्विक अनुभव, नंबर 2 कायिक अनुभव। तो देखिए सात्विक अनुभव का मतलब यह है कि जिसमें हमारे शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन आप जैसे मतलब कि फीलिंग्स को समझ करके आप समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है या उसको अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप देखोगे वो सही से बोल नहीं पाता है, उसके होंठ कांपने लगते हैं, वो अपने शब्दों को बार बार दोहराने लगता है। तो आप बोलोगे प्लीज़ कूल डाउन, आराम से बोलो, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप उसको एक प्रकार से इमेजिन करते हो कि ये परेशान है, वो जो बोल रहा है आप उस पर नहीं जाते हो, उसकी फीलिंग्स को समझने का प्रयास करते हो। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप सिर्फ देख करके पता पाते हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमारी जो शरीर की एक्टिविटी है आप उससे पता पाते हो। तो जिसकी जो उसको मतलब कायिक का मतलब शरीर होता है ना, काया मीन्स बॉडी, शरीर। तो जिसमें मतलब कि हम शरीर की एक्टिविटी के थ्रू जान पाएँ उसे हम कायिक अनुभव कहेंगे। सात्विक अनुभव जिसमें शरीर नहीं बल्कि हम एक प्रकार से उसको रीड करते हैं, साइकोलॉजी के थ्रू रीड करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति परेशान है, सामने वाला व्यक्ति खुश है, ऐसी कुछ चीज़ें। अगर हम किसी को मान लीजिए तमाचा मार रहे हैं, किसी को हम स्लैप कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि सामने वाला व्यक्ति एंग्री है, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब कि क्रोध में है। तो किससे पता चला है? वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से, मतलब कि हमारा जो मतलब कि एक्टिविटी है उससे पता चला है। लेकिन बहुत बार आप देखोगे हमारे शरीर की, हमारे फेस को रीड करके आप पता पा जाओगे कि सामने वाला व्यक्ति परेशान दिख रहा है। तो जिसमें आप शरीर की मतलब अंदरूनी चीज़ों को रीड करके पता पा रहे हो सात्विक, जिनमें शरीर की एक्टिविटी को रीड करके पता पा रहे हो कायिक। तो हो गया अनुभव। नेक्स्ट आपका है संचारी भाव। तो संचारी भाव में सबसे जो इम्पोर्टेंट है यही है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। आइए देखते हैं संचारी भाव कहते किसे हैं। तो कह रहे हैं मन में संचरण करने वाले, इसका मतलब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है, आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। आप अब देखोगे जैसे आप कभी आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या देखोगे तो आप दिन भर में कई बार खुश होते हो, कई बार नाराज़ होते हो, कई बार बहुत आश्चर्यचकित होते हो। मतलब इस प्रकार से आपका जो पूरा दिन होता है, पूरे दिन में आपके अंदर कई प्रकार के विचार आते हैं। कभी निराशा का भाव आता है, फिर कभी आशा का भाव आता है। इस प्रकार से 33 भाव हैं ऐसे जो आपके अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं, या ऐसे 33 भाव आपके पास कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह होती है इन भावों की कि इनमें कोई अस्थायी तो नहीं होता है।
बस एक क्षण भर के लिए आपको खुशी प्रदान करेंगे। फिर वो जैसे पानी का बुलबुला होता है, बारिश में जैसे बारिश होती है तो पानी का बुलबुला बनता है, तो जैसे देखोगे आप बुलबुला बनेगा और फिर जस्ट फूट जाता है। तो ऐसे जो संचारी भाव होते हैं वो जस्ट आपके दिमाग में आएंगे, फिर वो ब्लास्ट हो जाएंगे, फिर आएंगे, कोई दूसरा आएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मन में कोई विचार कंटिन्यू आते जाते रहते हैं उन्हें हम संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया, इनकी टोटल संख्या 33 है। तो आज का मेरा जो वीडियो है, यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि लोगों को विभाव में बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ जब क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम केस में लोगों का गलत हो जाता है। मान लीजिए स्थायी भाव अच्छी बात है, हम लोग आगे देखेंगे। अनुभाव में जो थोड़ा बहुत था, मान लीजिए सात्विक क्या है, कायिक क्या है, ये भी आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। बाकी इसको मैंने समझाया। अब हम जब अगले वीडियो में आएंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, तो हम फिर शुरू करेंगे अस्थाई भाव। ये 9 रस कौन से हैं और 9 रसों के 9 अस्थाई भाव कौन से हैं, तो उसको मैं एक बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि यह 9 रस कौन कौन से हैं और इन 9 रसों के 9 अस्थाई भाव कौन कौन से हैं। आप एक बार वीडियो को देखोगे, आपको लाइफ टाइम कभी अस्थाई भाव और रस में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो अगले वीडियो के लिए आप अभी से काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपको संशय है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपसे एक चीज़ और आपको बता दें, महत्वपूर्ण पॉइंट, कि हम जब रसों की चर्चा शुरू करेंगे तो हम एक दिन में या एक वीडियो में आपको मात्र 2 रस पढ़ाएंगे और एक एक रस के आपको मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल देने का प्रयास करूंगा। श्रृंगार रस 10 आपको एग्जाम्पल दूंगा। ऐसे ही मैक्सिमम आपके मतलब जितने भी रस में होंगे, सभी रसों के मैक्सिमम एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आपके रस में कन्फ्यूज़न होता होगा, कोई प्रॉब्लम होती होगी, तो इस वीडियो के बाद, इस मेरे टीचिंग के बाद आपको रस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।